नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत में आम चुनाव 2024 पूरा हो चुका है। इस बार सत्ताधारी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है, लेकिन बीजेपी के गठबंधन यानी एनडीए के पास सरकार बनाने लायक नंबर है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने वाले हैं और इसी सिलसिले में उन्हें बधाई देने के लिए दुनिया भर के देशों के लीडर्स के फोन्स और संदेश आ रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी की एक ऐसे विदेशी लीडर के साथ बात हुई है, यह संवाद हुआ है जिसकी खबर सुनते ही चीन तिलमिला गया है। दरअसल पीएम मोदी को बधाई देने के लिए ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा और उसका जवाब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी सोशल मीडिया साइट पर दिया, जिससे चीन तिलमिला गया और उसने भारत को वन चाइना पॉलिसी की याद दिला दी। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ताइवान और भारत के साथ जो नज़दीकी दोनों देशों की बढ़ रही है, उससे चीन क्यों परेशान है, क्यों ताइवान चीन की आंख में खटकता है और चीन ताइवान विवाद आखिरकार है क्या। लेकिन पहले आपको बताते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए ताइवान के प्रेसिडेंट ने क्या कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं, ताकि इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान दिया जा सके। पीएम मोदी ने भी कुछ वक्त बाद धन्यवाद देते हुए लिखा, मैं आपसी लाभ के लिए आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए और भी करीबी संबंधों की उम्मीद करता हूं। दोनों लीडर्स के बीच के इसी संवाद से ही चीन को परेशानी हो गई। दरअसल चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और वो चाहता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ताइवान के साथ ताल्लुक ना रखे। वहीं दूसरी ओर भारत के साथ ताइवान के ताल्लुक इन दिनों काफी आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत और ताइवान के बीच साल 2023 में यानी पिछले ही साल आपसी व्यापार $8.2 बिलियन का था, जिससे भारत ताइवान का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया। भारत को ताइवान का निर्यात $6 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि 13% की बढ़ोतरी है। ताइवान अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी PSMC के सहयोग से 91,000 करोड़ रुपए तक का निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि भारत और ताइवान के रिश्ते कितने घनिष्ठ होते जा रहे हैं, जबकि चीन के इरादे ताइवान पर कब्जा करने के हैं और अपने आप में खुद में ताइवान को मिलाने के हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर कर एक बड़ी मिलिट्री डील को अंजाम दिया था, जिसके चलते दोनों देशों के बीच काफी तनाव पैदा हुआ था और न सिर्फ इन दोनों के बीच बल्कि पूरी दुनिया में तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो सवाल ये भी है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा, और अगर ताइवान चीन के आगे इतना कमजोर है तो अभी तक चीन ताइवान को अपने आप में मिला क्यों नहीं पाया है, उस पर कब्जा क्यों नहीं कर सका है। इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा भूतकाल में लेके जाते हैं 75 साल पीछे। साल 1949 वो साल जब चीन में गृहयुद्ध चलने के बाद माओ की कम्युनिस्ट पार्टी को जीत मिली थी और जो नेशनलिस्ट सरकार थी वहां पर जनरल चियांग काई शेक की वो हारे थे और उन्होंने हार कर चीन से भागकर ताइवान में शरण ली थी। ताइवान एक छोटा सा द्वीप था जो कि चीन के पास में ही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया 2 पार्ट्स में बट गई और पहला पार्ट अमेरिका की लीडरशिप वाले पूंजीवादी देशों का था और दूसरा खेमा या दूसरा कैंप जो था वो कम्युनिस्ट कंट्रीज का था, जिसका लीडर था सोवियत संघ यानी आज का रूस। कम्युनिस्ट देश उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में चल रहे गृहयुद्ध में रूस कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओ की पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, जबकि अमेरिका जनरल चियांग काई शेक की सरकार को सपोर्ट कर रहा था। 1949 में चियांग काई शेक ताइवान में चले गए और वहां से उन्होंने अपनी एक सरकार चलाई और खुद पूरे चीन का खुद लीडर बन गए, या उन्होंने अनाउंस किया कि वो ही पूरे चीन के लीडर हैं। वहीं दूसरी तरफ माओ चीन के मेनलैंड में सरकार चला रहे थे। अमेरिका ने, और न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि उसके साथी देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि ने ताइवान को ही असली चीन मान लिया और उसे मान्यता भी दी। यहाँ तक कि यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी
ताइवान को ही असली चीन मानते हुए उसको मेंबर बनाया गया और उसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जबकि जो कम्युनिस्ट चीन था, जो माओ जिस देश को चला रहे थे, जिस देश की सरकार चला रहे थे, जिस चीन की सरकार चला रहे थे, उसका ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस स्थिति में 1970 में बदलाव आया। ये बदलाव कैसे आया? जब दो कम्युनिस्ट देश चीन और सोवियत संघ के बीच आपसी ताल्लुकों में खटास आती चली गई और अमेरिका ने चीन के साथ अपनी दोस्ती की पहल की। अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन एक ऐतिहासिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे। दोनों देशों के बीच ताल्लुक बढ़ते गए और अमेरिका ने ताइवान की जगह कम्युनिस्ट चीन को, यानी माओ का जो चीन था, उसी को असली चीन बना लिया। जो आज का चीन शी जिनपिंग का है, उसे असली चीन माना और वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दी। यानी इस दुनिया में एक ही चीन है, वो चीन जिसके लीडर अभी शी जिनपिंग है। ये है वन चाइना पॉलिसी, जिसकी याद चीन ने अभी भारत को दिलाई है। ताइवान की सीट चीन को दे दी गई यूएन में, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यह तय किया कि चीन कहीं ताइवान पर ताकत के दम पर कब्जा न कर ले, लिहाजा उसने ताइवान को खतरनाक डिफेंसिव वेपन्स की सप्लाई काफी ज्यादा मात्रा में की। चीन हमेशा ये मांग करता रहा कि ताइवान को उसके मेनलैंड के साथ मिल जाना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्वाद चख चुकी ताइवान की जनता चीन के ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाही सिस्टम में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती है। खुद को उसको लगता है कि वो उस सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो सकती है। वक्त बीतता गया और चीन आर्थिक और फौजी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता गया। साल 2019 में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक बयान दिया था और कहा था कि ताइवान को एक देश दो सिस्टम के फॉर्मूले के तहत चीन में मिल जाना चाहिए। क्या है एक देश दो सिस्टम का फॉर्मूला? कुछ ऐसा ही फॉर्मूला जो हांगकांग के लिए दिया गया था, लेकिन ताइवानी लोग हांगकांग में जो हुआ और चीन ने जो वादा खिलाफी की, उसकी नज़ीर देख चुके हैं। जहां चीन ने ताकत के दम पर हांगकांग में डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमजोर कर दिया। शी जिनपिंग कई बार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है और एक ना एक दिन वो उसे यानी ताइवान को अपने साथ ज़रूर मिला लेंगे। वहीं ताइवान ने मौजूदा प्रेसिडेंट जो ताइवान के हैं, विलियम लाई, उन्होंने चीन के साथ विलय से साफ इनकार किया है और वो इस पूरी पॉलिसी के घनघोर विरोधी हैं। उनकी पार्टी पिछली 3 बार से ताइवान के प्रेसिडेंट का चुनाव जीत रही है और जब चीन ताइवान को फौजी ताकत के दम पर डराने की कोशिश करता है, उसकी घेरेबंदी करने की कोशिश करता है, उसके आसपास कोई ड्रिल करता है, तब विलियम लाई की पार्टी की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी ताइवान में जो चीन विरोधी लोग हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इससे साफ होता है कि ताइवान की आवाम मोटे तौर पर एक माना जाए तो वो चीन के साथ मिलना नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ताकत के दम पर चीन ताइवान को मिला सकता है? 2 साल पहले ताकत के दम पर ही रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जानमाल का नुकसान उठाने के बावजूद रूस अभी तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। ताइवान के पास भी अमेरिका से मिले हुए बेहतरीन हथियार हैं, लिहाजा चीन की फौज भी कम से कम वो गलती तो नहीं करना चाहेगी जो रूस ने की है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि चीन ताइवान को ताकत के दम पर हासिल करने के लिए एक मुफीद वक्त का इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसा वक्त जब उसकी फौज भी तैयार हो और इंटरनेशनल हालात कुछ ऐसे हों या उसके अनुकूल हों और कुछ ऐसे हों कि अमेरिका चाहकर भी ताइवान की मदद ना कर सके। और तब तक चीन ऐसी मिलिट्री ड्रिल्स के जरिए ताइवान को धमकाता रहेगा। साथ ही भारत जैसे वो मुल्क जो ताइवान के साथ संपर्क बनाते हैं, उन्हें भी चीन की ओर से बंदर घुड़की मिलती रहेगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।